हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी, यानी गुणक एवं त्वरक सिद्धांत। तो हम इस थ्योरी से हम क्या पढ़ने वाले हैं? एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले किसी भी अन्य एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो कि गुणक और त्वरक सिद्धांत से है। और लास्ट में हमने क्या लिए हैं? नेट एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और यह जो हमारी क्लास है यह है यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, इन सारे एग्जाम और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप क्लास को पूरी देखिए और हम एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, यानी डिटेल में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सीधा अपनी क्लास से शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है के बराबर 1/m²। तो यह सूत्र किसका है? तो ये सभी को पता होता है, पता होगा कि यह हमारा गुणक का सूत्र है। तो देखिए गुणक क्या हो, देखिए गुणक है, गुणक यानी मल्टीप्लायर। तो गुणक की धारणा का विकास सबसे पहले किसने किया? तो गुणक की धारणा का विकास सबसे पहले किया आर.एफ. कान ने। आर.एफ. कान, आर.एफ. कान ने सबसे पहले गुणक की धारणा का विकास कब किया? 1931 में। और आर.एफ. कान ने कौन सा गुणक दिया? रोजगार गुणक। आर.एफ. कान ने कौन सा गुणक दिया? रोजगार गुणक। और कान की धारणा से प्रेरित होकर किसने दिया? किन्स। किन्स ने कौन सा गुणक दिया? किन्स ने दिया आय गुणक। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। के बराबर 1/m², यानी एमपीएस क्या होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो के बराबर 1/m², ये किसका सूत्र है? तो ये किसका सूत्र है? यह गुणक का सूत्र है। तो देखिए गुणक की धारणा का विकास सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किया आर.एफ. कान ने। आर.एफ. कान, इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा गुणक दिया? रोजगार गुणक। और कान के बाद कान ने अपना गुणक कब दिया? रोजगार गुणक 1931 में दिया। और कान के बाद कान के विचारों से प्रेरित होकर किसने? केंज। केंज ने कौन सा गुणक दिया? केंज ने निवेश गुणक दिया। केंज ने कौन सा गुणक दिया? केंज ने निवेश गुणक दिया, जो क्या बताता है कि निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है। निवेश गुणक क्या बताता है कि निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है। यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होता है, ये कौन बताता है? हमारा गुणक बताता है। और इसी को हम 1/m², यानी 1/1 सीमांत बचत प्रवृत्ति, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 - MPC। ये हमारी एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति है। और ये हमारी एमपीसी क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो ये हमारे क्या है? गुणक का सूत्र है, जो किसने दिया? केंज ने दिया, निवेश गुणक। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ कि 1/एमपीएस किसका सूत्र है? गुणक का सूत्र है।
अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, यदि एमपीसी कितना दिया है 0.75, तब गुणक का मान क्या होगा। तो देखिए हमारा एमपीसी दिया गया है, तो गुणक का सूत्र क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी, ये हमारा गुणक का सूत्र है। तो क्या है 1/1 माइनस 0.75, तो हम इसको घटाएंगे एक में से, तो 1/1 कितना आएगा 0.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएंगी। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो के बराबर हमारा क्या आया 4, तो हमारा बी आंसर सही होगा। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया, यानी 4 आंसर है। अब देखिए, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे गुणांक में रिसाव के रूप में माना जाता है। तो देखिए हमारी गुणक का सूत्र क्या होता है, जो हमारे देखिए विदेशी व्यापार की स्थिति में गुणक, देखिए 1/1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीएम, या 1/1 एमपीएस प्लस एमपीएम। देखिए हमने जो पहले सूत्र देखा 1/1 माइनस एमपीसी, ये हमने क्या दिया देखा, बंद अर्थव्यवस्था में, ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक का सूत्र है, और ये हमारा क्या है, खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का सूत्र। तो देखिए क्या है 1/1 माइनस एमपीसी, यानी ये है हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और ये क्या है हमारी सीमांत आयात प्रवृत्ति। क्या है, सीमांत आयात प्रवृत्ति। तो देखिए हमारी एमपीसी अधिक होने पर गुणक का मान क्या होगा, हमारी एमपीसी अधिक होने पर गुणक का मान भी अधिक होगा, और हमारी एमपीएम अधिक होने पर गुणक का मान क्या होगा, कम होगा, और हमारी एमपीएस ये अधिक होने पर भी गुणक का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखिए हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति और हमारी सीमांत आयात प्रवृत्ति, यानी एमपीएस और एमपीएम, ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो गुणक का मान क्या होगा, गुणक का मान घटेगा। देखिए ये दोनों क्या है, प्लस में, यानी प्लस होंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो हमारी जो ये वाली बटेव वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो इससे हमारा गुणक की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों की वजह से हमारा गुणक का मान क्या होगा, कम होगा, यानी गुणक में रिसाव यानी गुणक के मान में कमी किस कारण से होती है। तो देखिए बचत के लिए उच्च सीमांत प्रवृत्ति, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति उच्च होगी तो हमारा गुणक का मान क्या होगा, कम होगा। तो ए हो गया। और आयात की उच्च प्रवृत्ति यानी सीमांत आयात प्रवृत्ति, आयात की उच्च प्रवृत्ति यानी क्या होगी, सीमांत आयात प्रवृत्ति, यानी एमपीएम। ये हमारी एमपीएम है और ये हमारी एमपीएस। तो इन दोनों की वैल्यू अधिक होने पर गुणक के मूल्य में कमी होगी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, ए और बी दोनों होंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया। तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया आरएफ खान ने, और कब किया, 1931 में किया। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, गुणक का मान हमेशा एक होता है निम्न में से किस स्थिति में। तो देखिए निम्न ये 4 स्थितियां दी गई है, मौद्रिक गुणांक, सरल गुणक, अधिक गुणक और संतुलित बजट गुणक। तो किस स्थिति में हमारा गुणक का मान एक होता है, संतुलित बजट गुणक की स्थिति में। अब देखिए संतुलित बजट गुणक की स्थिति में क्या होता है, हमारे सरकारी व्यय गुणक और सरकारी कर गुणक दोनों का योग क्या होता है, हमारा ए के बराबर होता है। यानी सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। ये हमारा होता है संतुलित बजट गुणक। अब देखिए सरकारी व्यय गुणक होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 1/1 माइनस सी,
और यहाँ पर सी क्या है हमारा, पी सी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखिए अब हमारा ये बीच में प्लस और हमारा कर गुणक क्या है, माइनस सी बटेवा एक माइनस सी, तो ये हमारा है कर गुणक। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए हमारा लघुत्तम आएगा एक माइनस सी आ जाएगा, और ऊपर देखिए ऊपर ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा वन माइनस सी। तो हम अब देखिए ऊपर नीचे ये दोनों सेम हो गए, तो इन दोनों को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, यानी संतुलित बजट गुणक का मूल्य हमारा क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या आई, एक आई। तो देखिए ये जो हमारा संतुलित बजट गुणक है इसकी वैल्यू एक किस स्थिति में होती है, एक मुश्त कर, यानी एक मुश्त कर या लंप सम टैक्स की स्थिति में हमारी संतुलित बजट गुणक की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक। अगर हमारा अनुपातिक कर हो तो इस स्थिति में हमारी संतुलित बजट गुणक की वैल्यू एक नहीं आती है। इस स्थिति में हमारी अनुपातिक कर की स्थिति में संतुलित बजट गुणक की वैल्यू एक से कम होती है। यह हमें ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोटिस करना है यहाँ पर। तो ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा 6ठा क्वेश्चन क्या है, विदेशी व्यापार गुणक यानी के एफ बराबर होता है। तो देखिए के एफ यानी विदेशी व्यापार गुणक का सूत्र लिखना है। तो देखिए हमारा जो निवेश गुणक होता है, निवेश गुणक का सूत्र क्या है, डेल वाई बाई डेल आई, यानी निवेश में चेंज होने से राष्ट्रीय आय में कितना चेंज होता है। इसी प्रकार हमारा विदेशी व्यापार गुणक क्या होगा, डेल वाई बटेवा डेल एक्स, यानी एक्सपोर्ट में चेंज होने से राष्ट्रीय आय में कितना चेंज होगा, ये हमें कौन बताता है, विदेशी व्यापार गुणक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा ये हमारा डी वाला आंसर सही था, डी वाला। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है हमारी, 0.3 है, और एमपीएम यानी सीमांत आयात प्रवृत्ति ये हमारी है 0.2। तो निर्यातों में 100 करोड़ की वृद्धि यानी डेल एक्स, यानी एक्सपोर्ट में कितना चेंज हुआ है, 100 करोड़ के बराबर। तो निर्यातों में 100 करोड़ का परिवर्तन होता है, तो इसके कारण क्या है, निर्यातों में 100 करोड़ की वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार गुण के द्वारा वृद्धि होगी। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करनी है, राष्ट्रीय आय यानी डेल वाई हमें ज्ञात करना है, इसमें कितनी वृद्धि होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, के एफ ज्ञात करना है, यानी विदेशी व्यापार गुण ज्ञात करना है। तो के एफ का सूत्र क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बटेवा एम पी एस प्लस एम पी एम, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस सीमांत आयात प्रवृत्ति। और इन दोनों के कारण ही क्या होता है, गुणक में रिसाव होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो देखिए एक बटेवा एमपीएस क्या है हमारा एमपीएस है 0.3 प्लस एमपीएम है 0.2, तो क्या है एक बटेवा 0.5, तो ये हमारा है 2, यानी गुणक की वैल्यू क्या आई, विदेशी व्यापार गुणक की वैल्यू हमारी क्या आई, 2, ये हमें ध्यान रखना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डेल वाई यानी राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, के एफ यानी विदेशी व्यापार गुणक से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, विदेशी व्यापार गुणक से हमें मल्टीप्लाई करना है डेल एक्स, यानी एक्सपोर्ट में कितना चेंज हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है कि एक्सपोर्ट में चेंज होने से विदेशी व्यापार गुणक के कारण राष्ट्रीय आय में कितना चेंज होता है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 × 1000 करोड़, तो हमारा क्या आएगा 2000 करोड़। तो ये हमारा आंसर होगा ए वाला आंसर। ये हमारा था 7वां क्वेश्चन। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तो उपभोग फलन में आय गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, आय गुणक का मूल्य। देखिए ये हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आय गुणक, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, डेल वाई बाई डेल आई, यानी आय गुणक हमें ज्ञात करना है।
तो देखिए गुणक का सूत्र क्या होता है, के बराबर क्या होता है 1/1 माइनस MPC, ये हमारा गुणक का सूत्र है। अब देखिए हम इन दोनों में से अगर गुणक की वैल्यू हमारी क्या है 4 है, तो इन चारों में से हमारा सही फॉर्मूला क्या होगा, यानी उपभोग फलन, सही उपभोग फलन कौन सा है। तो उपभोग फलन क्या होता है, C बराबर A प्लस BY, ये हमारा उपभोग फलन का सूत्र होता है। ये हमारा क्या है, स्वायत्त उपभोग, और ये हमारा प्रेरित उपभोग है, जिसमें ये हमारी है राष्ट्रीय आय, और ये हमारा B क्या है, B है हमारी MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इन देखिए तो हमारा गुणक क्या है 4 है, हमारा गुणक क्या है 4 है, तो गुणक 4 है तो हमारी MPC क्या होगी, तो देखिए हमारी यहाँ पर इसमें MPC 0.5 है, इसमें 0.8, इसमें 0.4, इसमें 0.75 यानी 75 है। तो हमारी MPC गुणक 4 है तो MPC क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गुणक हमारा क्या है 4 है, तो बराबर 1/1 माइनस MPC को हम केवल C से लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 4 माइनस 4C बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए 4 माइनस 1 बराबर 4C, यानी ये हमारा इधर आया तो प्लस में आ जाएगा और ये हमारा ये इधर माइनस में आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 3 बराबर 4C आएगा। तो C बराबर क्या आएगा 3/4, यानी ये हमारा आएगा 0.75, यानी MPC हमारा कितना आया 0.75। तो हमारा 0.75 MPC किस में है, C वाले में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा C वाला। अगर गुणक 4 है तो हमारा MPC 0.75 आएगा, तो ये हमारा उपभोग फलन सही है, C वाला आंसर। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, देखिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में कुछ समयावधि के लिए निवेश 100 के बराबर था, यानी इन्वेस्टमेंट 100 के बराबर हुआ, और सरकारी व्यय 75 यानी 75 के बराबर था। निवल करों को 100 पर नियत किया गया था, ये हमारा टैक्स थे 100 पर। तो उपभोग फलन द्वारा उपभोग दिया गया था, ये हमारा क्या है उपभोग फलन। तो हमारा सरकारी व्यय गुणक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सरकारी व्यय गुणक हमें ज्ञात करना है, यानी डेल Y बाई डेल G। तो सरकारी व्यय गुणक का हमारा सूत्र क्या है 1/1 माइनस C, ये हमारा सूत्र है। तो इन सारी वैल्यू की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो गुणक ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले से हम सीधा निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/1 माइनस 0.8, ये हमारा 0.8 है, ये क्या है हमारा C यानी MPC है। तो देखिए 1/0.2 आ जाएगा, ये हमें घटाएंगे तो, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ पर 0 2 को भाग 10 में 5 बार जाएगा, तो हमारा राइट आंसर A हो गया।